हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखें फटाक से, जल्दी फटाफट भाई। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मात्र 2 रुपए के लिए। और 2 रुपए का सवाल, ये नहीं 2 रुपए का नहीं, 5 रुपए का सवाल है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा सवाल है। तो 5 रुपए का सवाल मतलब उसमें भार ज्यादा है। सबसे पहले क्या था, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। मैंने क्या बोला भाई कि 2 जो है प्रोसेस जरूर आता है एग्जाम में। मतलब किसका? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। उसमें से कोई दो जो है उसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं, चाहे एमसीक्यूज में आ जाए, चाहे आपको कहां मिले, चाहे वो आपको आंसर राइटिंग में मिले, चाहे 6 नंबर में पूछ ले। ठीक है, पूरा केस बेस्ड स्टडीज दे दिया, बोला कि भाई इसमें से इनमें से 2 जो है वो स्टेप्स फॉलो किए जा चुके हैं, आप 3 स्टेप, नेक्स्ट 3 स्टेप बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो 2-2 नंबर के कितने नंबर हो गए? 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल, तो इसको अलग से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां से आपको गारंटी बता सकता हूं कि यहां से 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपको इसके स्टेप्स याद है। इस 5 के अगर स्टेप याद है तो 6 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। यहां पे बोला गया कि क्वेश्चन 1 में द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स एस्टिमेटिंग मैन पावर। सबसे पहला ही होता है भाई एस्टिमेटिंग मैन पावर। उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो ये सब सारे एक तरीके से किसके पार्ट है भाई? किसके पार्ट है? स्टाफिंग के स्टेप्स हैं। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर एक बात बोला जाए यहां पर, जो सेकंड क्वेश्चन में जो बोला गया वो देखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ क्या, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी, नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। 2 तरीके का सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, बेसिक सा फर्क है। एक्सटर्नल का सिंपल सा मतलब यह है कि हम कहीं बाहर जाकर लोगों को ला रहे हैं अपने कंपनी के अंदर, और यहाँ इंटरनल का मतलब क्या, हमारे पास जो मौजूद है पहले से। जैसे मान लो वो मैनेजर था, अब मैनेजर को एक तरीके से सीईओ की जरूरत थी भाई, वो पोस्ट खाली हुआ, ये मैनेजर को यहां से यहां फिलअप कर दिया गया, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, इंटरनल रिक्रूट किया गया, इंटरनली रिक्रूटमेंट किया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल में मतलब क्या, कहीं ना कहीं हम बाहर से इंटरव्यू वगैरह देने के लिए या फिर कोई फॉर्म वगैरह या फिर हमने निकाला है, उसको भरा है, उसके बाद वो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चीजों को लेकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, पहला एडवर्टाइजिंग है एक्सटर्नल सोर्स, लेकिन हमें क्या बोला है, नॉट एन एक्सटर्नल। नॉट एन एक्सटर्नल का सिंपल सा मतलब क्या है, इंटरनल सोर्स बताना है, हाँ या ना। नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स का मतलब इंटरनल सोर्स बताना है। बी हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट, आपने बोला कैंपस रिक्रूटमेंट, अपना आंसर बोला, मैंने बोला कैंपस रिक्रूटमेंट ये होता है कि आप जैसे मान लो आईआईटी और ये सब सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां पर क्या होती है, जैसे गूगल की कंपनी है या फिर कोई नेटफ्लिक्स है या फिर अलग अलग कंपनी है, वो एक तरीके से कैंपस विजिट करती है लास्ट ईयर में, ये लास्ट ईयर के हर एक साल। अब जिन बच्चों का लास्ट ईयर रहता है एग्जाम में, उनको एक तरीके से बुलाया जाता है कि आप भाई क्या इस कंपनी में अपने को जो है वो चाह रहे हैं क्या कि आप जाए वहां पर, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। फिर वहां पर इंटरव्यू होगा, उनका एक पैनल आएगा। ठीक है, किनका, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स में एक तरीके से वो चले गया भाई, मान लो कि यहीं पर दून यूनिवर्सिटी में, ठीक है, दून यूनिवर्सिटी के फाइनल बच्चों के लिए वहां रिक्रूट कर रहे हैं उन लोगों को, तो वहां पैनल आया भाई, वहां बच्चों से पूछा गया, सवाल जवाब किया गया, उसके एकेडमिक्स देखे गए, क्या सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद जो है उसको रिक्रूट किया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि कैंपस जाकर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो क्या हो गया, ये भी क्या है, एक्सटर्नल है। एडवर्टाइजमेंट, हमने एक प्रचार निकाला भाई कि भाई हमारे ऑफिस में ना स्काइनॉमिक्स में 5 टीचर की जरूरत है जो सीए सीएस का जो है वो पढ़ा सके। ठीक है, तो एक तरीके से हमने क्या करा, एक्सटर्नली रिक्रूट करना चाह रहे हैं। सेम उसी तरीके से कैजुअल कॉलर आपने देखा होगा, हमने ऑफिस में भाई एक स्टाफ को रखा हुआ जो कॉल करेगा, कॉल कर करके हमारे पास डेटा है और वहां से बुला रहे हैं सबको, इसका मतलब वो भी क्या है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। उसके बाद डी हो गया ट्रांसफर, यहां से हमने बोला फिर मैनेजर के पोस्ट पे था, वो सीईओ के पोस्ट पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया, अब ये पोस्ट खाली हो गया, मतलब ये भी पोस्ट खाली था, इसको भरा गया, और यहाँ जो था नीचे वाला बंदा वो एक तरीके से ऊपर ट्रांसफर होकर चला गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर,
डी इज द राइट आंसर। जो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ अ बिजनेस फर्म कम टू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ। अंडर स्टाफ का मतलब स्टाफ की कमी है। सिंपल सी बात है कि मतलब लेस स्टाफ। ठीक है, लेस स्टाफ है जितनी जरूरत है, स्टाफ देन रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम एक तरीके से स्टाफ हमारे पास मौजूद है। तो कब एक बिजनेस फर्म को वो चीज पता चलता है कि अंडर स्टाफ है या ओवर स्टाफ है, वो कब पता चलता है भाई बताओ? जब प्रोडक्शन तो चांस ही नहीं है, प्रोडक्शन से कैसे पता चलेगा कितना स्टाफ है कितना स्टाफ नहीं है। ठीक है, अब यहां पर समझो, सेल्स वाले में तो और नहीं पता चलेगा, वर्कफोर्स से चलेगा। मतलब वर्कफोर्स ना, कि भाई कहां कहां कितने कितने लोग एम्प्लॉयड है, भाई उसी को तो वर्कफोर्स बोलते हैं। उसमें पता चलेगा भाई कि यार हमें तो भाई 5 बंदों की जरूरत है सेल्स टीम में, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही बंदे हैं। तो एक तरीके से हमें एक तरीके से क्या, एक बंदे को और रिक्वायर्ड है कि हम उसको रिक्रूट करें। ठीक है, तो अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो कि आप समझ के चल सकते हैं। सैलरी एनालिसिस से कोई दिक्कत परेशानी होता नहीं है, उससे रिलेटेड है भी नहीं स्टाफ से। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही आंसर क्या है आपका? वर्कफोर्स एनालिसिस। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है, विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विथ फेमिलियराइज, ठीक है, द न्यू एम्प्लॉइज। कौन सा मेथड है, मैंने क्या बोला, कौन सा मेथड है जहां पर मान लो कि यह एक यहां पर शांता देवी है। ठीक है, अब शांता देवी एक नई एम्प्लॉइज के रूप में एक कोई नहीं, एक आंख छोटा नहीं, इसका दोनों आंख बराबर है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है भाई, शांता देवी को कहीं ना कहीं रिक्रूट किया गया। तो अगर उसको सबसे मिलाना जुलाना है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। देखो, पहला कि अप्रेंटिसशिप कभी नहीं, ठीक है, वेस्टिबुल भी नहीं होता है, वेस्टिबुल का भी मतलब बताऊंगा। उसके बाद सी का मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप तो नहीं होता। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कंपनी में पार्ट टाइम जाके काम करता है। और वेस्टिबुल का मतलब क्या होता है? वेस्टिबुल का मतलब होता है अगर आप अलग अलग चीजों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेनिंग को कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वेस्टिबुल ट्रेनिंग। मतलब आप प्रैक्टिकल जब ट्रेनिंग करते हो ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो वो सब सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। जैसे कोई मान लो कि वॉशिंग मशीन के फैक्ट्री में कोई काम लगा हुआ, तो प्रैक्टिकल सीखता है पहले वो वॉशिंग मशीन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, तभी तो उसकी टेक्निकलिटी को समझ पाएगा वो। तो यहाँ पर समझना है कि इंडक्शन ट्रेनिंग में एक तरीके से आपको बताया जाता है कि भाई आखिरकार किस तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन से इंडक्शन याद रखना कि नए इंप्लॉयज आते हैं तो उसको क्या किया जाता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, फैमिलियराइज किया जाता है उसको। आगे आ जाओ। विच टेस्ट इज हेल्पफुल इन असेसिंग द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी फॉर लर्निंग न्यू स्किल। मान लो, समझो कि एक कोई इंप्लॉयज है, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई वो बच्चे जो है या फिर वो जो पर्टिकुलर इंप्लॉयज है वो एक तरीके से वो कैपेबिलिटी है या नहीं है उसके अंदर कि वो चीज सीख पाए? कैसे पता चलेगा भाई? एप्टीट्यूड टेस्ट। इसीलिए देखना हर एक एग्जाम में लगभग आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलेगा। एप्टीट्यूड मतलब एक मैथमेटिक्स या रीजनिंग का कॉम्बिनेशन होता है जहां पर आपका माइंड कितना काम कर रहा है उसके बारे में एक तरीके से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में भी देख लो, लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सरकारी एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है कि वो इंसान का दिमाग काम भी कर। जनरल क्वेश्चन रहेगा। जनरल क्वेश्चन क्या रहेगा? जैसे मान लो कि हमने बोला भाई ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी और सी इज ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और यहां पर बोला इज इक्वल टू ई। तो बताइए भाई ए इज ग्रेटर देन डी होगा या नहीं होगा? ठीक है, मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो दिमाग लगाने वाले रहेंगे। ठीक है, जहां क्या उसका दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जनरल सा परसेंटेज वगैरह चीजों को निकालने की कोशिश। तो यहाँ पर क्या होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो इसका सही। इंटरेस्ट टेस्ट कभी नहीं। इंटरेस्ट मतलब होता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, कि आप क्या काम करना चाह रहे हो उसके हिसाब से। अब वो कब पता चलता है भाई? अब मान लो किसी ने टेस्ट दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उसे उसका इंटरेस्ट पता चल गया भाई। अगर मान लो बायोलॉजी में ज्यादा नंबर आए, मतलब बायोलॉजी इसको ज्यादा पसंद है, सिंपल सी बात है। केमिस्ट्री में अगर 0 लाया, इसका मतलब उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो काम में उसको नहीं। एक तरीके से अगर मान लो सेल्स टीम है,
सेल्स टीम, तीन तरीके का टेस्ट हुआ, सेल्स हुआ, एचआर का हुआ और एक फाइनेंस का हुआ। उसमें मान लो कि एचआर में जो टेस्ट हुआ ना उसमें बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, तो मतलब उसका इंटरेस्ट किसमें है, एचआर में, तो एचआर से डील अच्छे तरीके से कर सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी में ये सब चीज एनालाइज किया जाता है। ट्रेड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट ये अलग तरीके का टेस्ट होता है, किस तरीके से पब्लिक डीलिंग किया जाए, तो ये सब ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, एप्टीट्यूड टेस्ट की लर्निंग न्यू स्किल की कैपेसिटी कितनी है उस बंदे में, ठीक है। तो याद रखना है भाई हमें। आगे अगर आया जाए क्या है यहाँ फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर नहीं आता। अभी मैंने एक चीज बताया कि आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे कंपनी के साथ मिलकर या फिर आपको एक्सटर्नली जाकर सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली कि भाई ये इक्विपमेंट कैसे काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वेस्टिबुल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है तो आप पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रेनिंग है, ठीक है। तो याद रखना ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इंटर्नशिप मतलब कोई रिलेटेड किसी चीज के बारे में उसको अधिक जानकारी देने के लिए इंटर्नशिप होता है। जैसे कॉलेज होता है ना, कॉलेज में होता है ना कि आप मान लो कि आपको बनना है सीए, तो ये लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने से पहले आपको किसी लॉयर के अंदर इंटर्नशिप करना होता है कि आप वकालत पहले सीखिए, फिर आपको वकालत करना आएगा। पहले आप सीखोगे तब ना कि कोर्ट कचहरी में काम कैसे होता है, कैसे क्या, कब कौन बोलता है, जजेस का रिस्पेक्ट कैसे करना है, वो सब किताबें में तो सिखाया नहीं जाता, वो प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ता है। इसीलिए वहां पर आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पिक द ऑड वन, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, कैजुअल कॉलर और प्रमोशन। क्या हुआ भाई, सही आंसर क्या होगा बताओ, जी एक्सटर्नल है, प्रमोशन एक्सटर्नल है, इंटरनल है और काफी सारे एक्सटर्नल। ठीक है, समझ में आया। ये देखो कभी कभी बच्चा यहाँ फंस जाएगा, क्या बोलेगा सर कि कैंपस रिक्रूटमेंट ठीक है ये एक्सटर्नल है, सर ये ना रिकमेंडेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज तो करा है तो इंटरनल ही होगा, तो इंटरनल कभी नहीं होगा। ये अगर मान लो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ गूगल में, और एक गूगल के ऑफिस में साफ सफाई करने वाले की जरूरत पड़ गई, तो हमने एक रिकमेंडेशन किया भाई हमारे घर बगल में रहते हैं, उनको पैसे की जरूरत रहती है तो वो साफ सफाई कर लेंगे, तो एक तरीके से वो आए, मतलब हमने उनको रेकमेंड किया, वो आके यहाँ पर जॉब मिला उनको, तो एक तरीके से एक्सटर्नल बंदा आके काम कर रहा है ना, इंटरनली तो बंदा नहीं काम करके चल रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। कैजुअल कॉलर मैंने बता रखा है एक्सटर्नल है, ये हमारा प्रमोशन या ट्रांसफर, प्रमोशन हो गया या फिर आपका ट्रांसफर हो रहा है। देखना ट्रांसफर और प्रमोशन में बेसिक सा फर्क है, याद रखना है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप एक पोस्ट पर थे, आप यहाँ प्रमोट होके दूसरे पोस्ट पर चले गए। ट्रांसफर का मतलब होता है आपका पोस्ट सेम है, बस आपका रीजन बदल गया, रीजन मतलब जगह बदल गया, कि भाई आपको ट्रांसफर कर दिया गया। नहीं बोलते कि पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर यूपी से, यूपी के इस जिले से यूपी के उस जिले तक हो गया, तो ट्रांसफर हो गया, उसका कद नहीं बदला है, वो वहां जिस पोस्ट पर था उसी पोस्ट पर यहाँ भी है, लेकिन प्रमोशन में कद बदलता है, इसमें सैलरी भी बढ़ती है, ठीक है। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफर में बेसिक सा फर्क है जो कि समझ के चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या प्लम्बिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये ट्रेनिंग ले रहा है, एक्चुअल में ये ट्रेनिंग ले रहा है कहीं पर जाकर कि आखिरकार इसको ठीक कैसे किया जा सके, या इसको ट्रेनिंग दिया गया है और ये इसको एज अ, नहीं बोलते हैं कि भाई एक बंदे को हमने क्या करा भाई, ट्रेन कर दिया, अब चलो तुम काम करके दिखाओ, तो ये होता है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में बेसिक सा फर्क है। जो अप्रेंटिसशिप होता है वो थोड़ा सा कि आप किस तरीके से चीजों को एनालाइज, क्या सीखा है आपने, आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वो चीज इसमें सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल मतलब यहां पर क्या बोला जाए, प्रैक्टिकल, ना कि थ्योरी, ठीक है। प्रैक्टिकल वे टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, उसके अंदर क्या स्किल है। एक तो हमने देखा कि उसके अंदर वो स्किल लर्निंग करने की शक्ति है या नहीं है, वो हमने कब देखा बताओ, एप्टीट्यूड टेस्ट में। लेकिन यहां पर है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई हम लोग, ट्रेड टेस्ट। याद रखना है उसको, है जो भी बोल लो, लेकिन एग्जिस्टिंग स्किल क्या है उसमें, ट्रेड टेस्ट, कि क्या उसको वो एबिलिटी है कि जो एक तरीके से जो वो अंदर से फील कर पा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड टेस्ट याद रखिएगा, ठीक है।
आगे आ जाओ भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज द ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ द ट्रेनिंग? क्या बोला गया? ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस कोलैबोरेट। मैंने बताया क्या है भाई वो? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्यों? अभी मैंने बताया कि मान लो कोई एक प्राइवेट लॉयर फर्म है, लॉ फर्म है, ठीक है, ऐसे याद रखो कि लॉ फर्म है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि लॉ का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों ने साथ में क्या कर लिया? क्या कर लिया? पार्टनरशिप कर लिया। बोलो भाई जो हमारे यहाँ लॉ पढ़ेगा ना, वो लास्ट साल जब होगा उसका, जब तीसरा साल चौथा साल होगा, तो वो आपके लॉ फर्म में आकर प्रैक्टिस करेगा। उसके लिए आप उसको तनख्वाह ना भी दो चलेगा। डॉक्टर्स में भी यही होता है। डॉक्टर्स में होता है, जितनी प्रैक्टिकलिटी वाली चीजें होती है, सीए सीएस में भी यही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भाई यहां बंदा गया लॉ फर्म में, एक तरीके से जाके क्या कर रहा है? इंटर्नशिप कर रहा है। आई बात समझ में? तो कोलैबोरेट होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग में। क्लियर हो गया? चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आते हैं assertion and reason। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टाफिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है? नहीं, एक बंदा जाएगा दूसरा बंदा आएगा, एक बंदा जाएगा दूसरा बंदा आएगा। अच्छा, नहीं होता। मतलब एक बार आपने स्टाफ रिक्रूट कर दिया, जीवन भर आपको स्टाफ रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत कुछ कोई छोड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना। कोई ऐसी कंपनी बता दो जिसमें जब कंपनी शुरू हुआ था तो वही एक बंदे और 60 साल तक या 40 साल तक वही बंदे। नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? असर्शन हमारा राइट है। रीजन, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन न्यू जॉब, सही बात है, न्यू जॉब मे बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल से इन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर, रीजन भी सही बोला है। इसी की वजह से तो वहां पर खाली हो रहा है, और खाली होने की वजह से ही तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। अगर जगह खाली नहीं होगा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ऐसे चीजों को एनालाइज करना है भैया, ठीक है, हवाबाजी में नहीं चलना है, ठीक है। आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया वो देखना। 12th नंबर क्वेश्चन में एसेशन और रीजन दोनों को पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई। सिंपल सी बात है, समझना। क्या बोला गया? मेनी रेपुटेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप a database of unsolicited applicants in their office, ठीक है। दूसरा, this database is suitable for filling the casual vacancy when there is a rush of work। ये बताइए भाई क्या होगा? एक बात बताओ कि बहुत सारे ना एम्प्लॉयज का डेटा जो वो रखा जाता है हर एक कंपनी के द्वारा, ताकि उसको कभी भी जरूरत पड़े तो एक तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए तो हमारा सही है। रेपुटेटेड एम्प्लॉयज कीप्स द डाटाबेस अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स ऑफ इन देयर ऑफिस, ताकि वो कभी भी आए तो एक तरीके से चीजों को एनालाइज किया जा सके। फिर दूसरा, दिस डेटाबेस इज सुटेबल फॉर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी व्हेन देयर इज अ रश। नहीं, कैजुअल वैकेंसी आप नहीं फिल कर सकते हो ना। जब कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या कि अगर कोई जगह खाली हो तो हम बुला लेंगे, नहीं ना। वो तो तब है ना कि अगर ज्यादा जरूरत पड़ गया तो उसको हम बुला सकते हैं और चीजों को एनालाइज करने के लिए और कुछ समय तक। इसका मतलब क्या है? असर्शन ए इज राइट, पहला ये नहीं होगा, दूसरा ये, हाँ ये वाला राइट आंसर है। आंसर नंबर 3। तो ये चीज एनालाइज करना है। ऐसे में हम लोग मार देंगे दोनों को भाई कि ए रीजन भी राइट है, वो सब नहीं। वैसे रीजन वाला दिया भी नहीं है, वैसे डायरेक्ट बोला है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड, तो बी ऐसे करेक्ट है, रीजन गलत है तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कैजुअल वैकेंसी का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो आमतौर पर खाली होता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि जो बंदा आमतौर पर खाली हो रहा है उसमें हम जो पहले वाला बंदे हैं जिनका डेटा हमारे पास है उन्हीं को एक तरीके लाके भर दें, ऐसा नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, ये वाला सॉल्व कीजिएगा खुद ही, ठीक है। फिर ये वाला भी असर्शन रीजन है, ये भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ये 15th वाला भी स्टेटमेंट और ये 16th वाला भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसीलिए देखो यहां पर क्या होगा क्वेश्चन के, देखो 17th क्वेश्चन। It refers to the employees occupying the position or the post for which the person has been selected। इसका मतलब क्या होगा भाई बताओ? मतलब जिस पोजीशन के लिए उसको सेलेक्ट किया है उसी पोजीशन के लगाया गया। इसका मतलब क्या? उसकी प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो याद रखना 18th वाला ये याद कर लेना भाई इसको। ये देखो 19th वाला देख लीजिएगा भाई ऑनलाइन वाले, ठीक है, आंसर दिया हुआ है नीचे। उसके बाद ये 20 वाला, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो कि अरेंज द फॉलोइंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में बताइए रेफरेंस टू द
बैकग्राउंड चेक, जॉब ऑफर, मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन डिसीजन। पहले क्या किया जाएगा ये बताओ, पहले क्या किया जाएगा? पहले जॉब ऑफर किया जाएगा, पहले बैकग्राउंड चेक किया जाएगा ना जी, कि पहले एक तरीके से जॉब ऑफर दे देगा उसको? मेडिकल एग्जाम होगा उसका, फिर जॉब ऑफर होगा, फिर सिलेक्शन डिसीजन होगा अकॉर्डिंगली। पहले बैकग्राउंड चेक होगा, तो बैकग्राउंड चेक ये दोनों है, ये दोनों तो गया काम से, मतलब ये दोनों में राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसके बाद क्या आएगा भाई? हाँ, बैकग्राउंड चेक किया भाई, ये बंदा का ना बैकग्राउंड सही है, चलो इसको सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है, वो चीज है। उसके बाद आपको आ जाएगा हाँ मेडिकल, उसको लास्ट में। जॉब ऑफर हमेशा लास्ट में आएगा ना, जब तक सारा काम उसका हो जाएगा, सारा वेरिफिकेशन कर लेगा, तब तो जॉब ऑफर करेगा, कि पहले जॉब ऑफर कर देगा, तो उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट करेगा, ऐसे भी समझ लो। तो अगर हम लास्ट में देखें, सिर्फ जॉब ऑफर सबसे लास्ट होगा भाई, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, यही ऑप्शन राइट है, बाकी तो ऐसे भी गलत है, ठीक है। तो ऐसे करके, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब आ रहा है तभी आप आंसर कर सकते हो। आपको मान लो कुछ नहीं आ रहा है, आप मान लो कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़े नहीं हो, ये क्वेश्चन कभी आप देखा ही नहीं है, तो आपने क्या समझना है कि मान लो यार मेरे कंपनी में कोई बंदा आया, तो हम उसका पहले क्या करेंगे? उसका हम पहले बैकग्राउंड चेक करेंगे। मान लो बैकग्राउंड चेक, भाई जॉब ऑफर तो शुरुआत में तो देंगे नहीं, सबसे लास्ट में तो देंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में देखो आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि सारी चीज को, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो रादर देन पुट ऑफ, ठीक है। उसको ऐसे चलो रहने दो यार, क्या होता है इससे, ऐसे कुछ नहीं होगा। Why are you बतियाइंग? ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट आते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ये 3 मार्क्स क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भाई, देखो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के डिफरेंस को देखना समझना। अब जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो जरूर वीडियो जाके देख लेना कि क्वेश्चन क्या क्या आया है और क्या क्या मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हर पीडीएफ जा रहा है आपके ग्रुप में और आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल रहा है, तो अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है, हमारी तो गलती है रहती ही नहीं है, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? किसी बंदे को रिक्रूट करना हो, select करना। तो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में क्या अंतर है फिर? किसी को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना। जॉब देना। अच्छा, देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, कि भाई मुझे क्या, मतलब मैंने एडवर्टाइजमेंट में निकाला, मतलब मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं। मैंने ऐड दिया, मान लो कि मेरे को, तुम्हारा नाम क्या है? सौर्य जैसे 5 बंदों की जरूरत है मेरे बॉडीगार्ड के लिए, ठीक है, मान लो। हाँ, मतलब तुम नहीं, तुम्हारे जैसे मुस्टंडे जो जिम विम जा रहे हो, कि मेरे पर भाई खतरा हो रहा है, मेरे ऊपर अटैक होने की संभावना है, बच्चे अटैक कर सकते हैं, तो हमने 5 मुस्टंडे रखने की कोशिश करी, ठीक है। या फिर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, मतलब मैंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करा। क्या करा? आई बात समझ में? तो कोई बोलेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा भाई? सर्चिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो मैं कहां जाऊंगा? मैं सॉरी जिम जाता है भाई, वहां जिम में मैं बोल दूंगा भाई आप लोग इंटरेस्ट हो तो आप बताओ। हाँ ऐसे ही तो, हाँ तो वहां हमने लगा दिया, मतलब हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करा, समझो। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है, समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जो कि हम किसी भी बंदे को बोल रहे हैं कि आप मेरे कंपनी में आ सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव प्रोसेस है। सीक्वेंस क्या है? ये सिलेक्शन के पहले की चीज है, सिलेक्शन इसके बाद होता है, ठीक है। इट प्रीसीड्स सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या? इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब द रिक्रूटमेंट के तहत जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को चुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेलेक्टिंग या फिर सिलेक्शन। क्लियर? तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर आप बंदों को एलिमिनेट कर रहे हो। यहां ऐसा नहीं है ना भाई, अब 1 लाख लोगों ने जो है सरकारी जॉब किसी भी पोस्ट के लिए, मान लो कि पुलिस ऑफिसर के लिए भरा, अब सारे को सेलेक्ट तो नहीं किया जाता ना, उनका एग्जाम होगा, उनमें से जो पास होंगे, जो कट ऑफ मार्क्स आएगा, उन्हीं को एक तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। बिजनेस भी ऐसे ही करती है। अब मेरे पास जितने भी एप्लीकेशन आएंगे या फिर कोई कंपनी के पास जितने भी एप्लीकेशन, सारी को तो जॉब पे रखता तो है नहीं। इसका मतलब ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो अगर कोई पूछे आज के बाद कि रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि यहां पर एक तरीके से मौका दिया जा रहा है जो एलिजिबल कैंडिडेट है
एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। यहां पर द एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, और इसके बाद इट फॉलोज रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है ये। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। आगे अगर आ जाए थोड़ा सा, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या फर्क है? क्या मैंने बोला? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या फर्क है भाई? कोई बताओ, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में। बताओ। देखो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब क्या, समझ रहे हो? देखो, कभी भी ना एक वर्ड आता है ग्रोथ, और एक होता है इकोनॉमिक्स के भाषा में डेवलपमेंट। दो चीज अपने आप में कैसे रिलेट है वो समझना। जैसे हमने बोला ना कि एक लड़की थी चिंटी, क्या थी भाई? चिंटी थी। चिंटी ने ना बहुत पैसा कमाया अपने जीवन में, बहुत अच्छा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब एक जनरल एग्जांपल लेना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए, बहुत पैसा कमाया मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, पैसा कमाया, लेकिन ना वो ना अपने माता पिता को हमेशा धुतकार कर रखी है, या फिर उसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं आई। पैसा तो आ गया, ग्रोथ तो आ गया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं आया। समझ रहे हो? जैसे एक देश में मान लो कि इनकम जनरेट हो रहा है, एक देश में पैसा आ रहा बढ़िया, लेकिन उस देश का एजुकेशन, उस देश का हेल्थ, उस देश में गरीबी नहीं मिट पा रही है। मतलब कुछ ही अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, दैट इज मीन्स वी आर नॉट डेवलप्ड, वी आर इन अ ग्रोइंग फेज। और हमारी ग्रोथ तो हो रही है क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन हम लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने गरीबी को हटाया नहीं, एजुकेशन को बढ़ाया नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, ताकि वहां डेवलपमेंट शब्द आता, ना कि ग्रोथ। अब जब जीडीपी की ग्रोथ है तो जीडीपी डेवलपमेंट कभी नहीं बोलते हैं, जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं। और जीडीपी का सिंपल सा मतलब है हमारे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बना उसकी जितनी वैल्यू हुई, मतलब क्या है, वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी वैसे ही समझना है हमें। तो ट्रेनिंग में क्या किया जा रहा है? ट्रेनिंग में आपको यह सिखाया जा रहा है कि आप अपनी डेवलपमेंट या ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, है ना। अगर कोई बंदा है उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई ऐसे काम करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि जब तक बंदे के पास नॉलेज और स्किल नहीं आएगा वो डेवलपमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है। अब आप मान लो आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो आपका दिमाग कैसे चलेगा भाई? चांस ही नहीं है। आप किसी के बारे में जान नहीं रहे हो तो उसके बारे में आप सोचोगे कैसे? चांस ही नहीं। आप किसी के बारे में जानोगे तभी तो सोचोगे। तो मैंने क्या बोला, एग्जाम में आपको क्या करना होता है? सोचना। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जानना। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनील सर का क्लास अटेंड करना पड़ेगा। समझे? तो ये बारीकी को समझो कि जब तक तुम अंदर नहीं ले गए हो तब तक बाहर कैसे आएगा। समझ गए और समझाए? नहीं ना। पर्पस क्या होता है ट्रेनिंग का? टू इनेबल एन एम्प्लॉयज टू डू बेटर, ताकि वो अच्छा कर सके। क्लियर? यहां पर क्या है डेवलपमेंट का? इट एनेबल्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। की ओवरऑल ग्रोथ किस तरीके से करेगा वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ओवरऑल ग्रोथ बोला यहां पर, सिर्फ ग्रोथ नहीं बोला। ओवरऑल ग्रोथ मतलब और सारी चीजों को साथ में लेकर कैसे चलेगा। स्कोप क्या है? द जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, और ये करियर ओरिएंटेड। अब इसका मतलब क्या है सर कि ये जॉब है और एक करियर है। जॉब का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर जो अभी आप जॉब कर रहे हो उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन अपना जो आप दिमाग विकसित करोगे, जो आप डेवलपमेंट करोगे वो अपना करियर, कि हम अपने करियर में कहां तक जाना चाह रहे हैं। जॉब मतलब जो पर्टिकुलर चीज कर रहे हो, करियर मतलब जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो पूरे उस दौरान। ठीक है, तो समझ में आया? 3 पॉइंट है जो कि हमको समझकर चलना है। ठीक है, चलिए आई होप सो कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर समझ में भी आया होगा, आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो, अच्छा ये भी क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन ये बोला गया, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट फिल्स एंड कीप द वेरियस पोजीशन फिल्ड विद द राइट काइंड ऑफ द पीपल फॉर द राइट जॉब। सिंपल सी बात है। अब ये चीज बच्चे के पास क्वेश्चन आया तो वो ना अब खुश हो गया कि भयंकर, अब तो मैं लिख ही दूंगा इसको। ठीक है, अब वो लपेटना शुरू करेगा। जरूरी होता है बिजनेस को, बिजनेस अपने जितने भी रिक्रूटमेंट करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, चीजों को एनालाइज करेगा,
मतलब लपेटना शुरू करा, और वो क्या किया, खींच तान के कितना 5-10 लाइन लिख दिया ऐसे करके गधा के जैसा, तो वो कभी काम नहीं आएगा। उसमें नंबर देगा भी तो 1-1.5 नंबर देकर खत्म कर देगा। लेकिन हमें हमेशा 3 नंबर, 4 नंबर, 5, कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो यू हैव टू मेक अ पॉइंट। अब मेक अ पॉइंट कब करोगे, जब आपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करा होगा। सिंपल सी बात है, माइंड को आप ट्रेन नहीं करोगे तब तक आपको कैसे आएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो हमें एक तरीके से क्या बोला गया, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है, टू फिल, मतलब यहां किसके बारे में बात किया जा रहा है भाई, स्टाफिंग के बारे में। तो आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यही तो लिखना है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। आप अगर आपने इंपॉर्टेंस 5 इंपॉर्टेंस पढ़ा है तो आपने लिख दिया, ये पूरे का मतलब ही है इंपॉर्टेंस। इससे क्या पता चलता है, अगर आप राइट पीपल राइट जॉब पर नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी मतलब सही तरीके से काम फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा। तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंस बताना है। ऑब्टेनिंग अ कंपनसेट, मतलब एक अच्छा पर्सनल को कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट हो, कंपटीशन के लिए तैयार रहता हो, हाई परफॉर्मेंस वाला बंदा चाहिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन। इंपॉर्टेंस लिख दे, खत्म कहानी, उसको एक एक लाइन में हमने एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे समझना है हम लोग को चीजों को, ठीक है। चलिए हो गया, आई होप से यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे नेक्स्ट, देखो ये वाला भी पढ़ो थोड़ा सा, ये भी बहुत बढ़िया है। अब क्या बोला, प्रोसेस नहीं बोला डायरेक्ट, देखो कभी भी यहाँ ये आंसर प्रोसेस का है, ठीक है, पहले मैंने बता दिया, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्या आपको दिमाग में आया कि ये प्रोसेस है। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स सच कैंडिडेट हु इज रिलायबल एंड डू नॉट लीक द सीक्रेट ऑफ द क्लाइंट, मतलब एक ऐसा मतलब बंदे को ढूंढ रहा है, या फिर एक सच अ कैंडिडेट हु आर रिलायबल, जो कि क्या है, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला कि भाई ऐसे बंदे चाहिए जो उसके कंपनी के लिए स्टाफ को रिक्रूट कर सके। यहां तक समझ में आया, यहां तो यही बोला ना, एक सिक्योरिटी कंपनी है, इट रिक्वायर्स सच कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट चाहिए जो एक तरीके से उसके कंपनी के लिए अच्छा हो और सही तरीके से काम करे। अब देखो, व्हाट स्टेप्स शुड इनकॉर्पोरेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस तो मतलब यहां पर क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो यहां पर हमें स्टेप्स है, तो स्टेप्स को समझ के चलना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, तो समझ के चलना है। अब देखो यहां पर आंसर देखो थोड़ा सा, तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर ना बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि सिलेक्शन है सर, तो स्टाफिंग का हम क्यों ना लिख दें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का प्रोसेस और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग अलग होता है, याद रखना। तो अगर देखा जाए तो आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है, और स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग इज द बिगर थिंग, उसके नीचे सिलेक्शन और या रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन याद याद रखना कि सिलेक्शन करना मान लो, तो पहला क्या होगा भाई, प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स बोलते हैं इसको जनरली, अगर ऐसे बोल लो, ठीक है। सबसे पहला जो स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, यहां तक। दूसरा क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट लेंगे भाई, पहले बंदों को बुलाएंगे हम लोग, एनालाइज करेंगे कौन कौन बंदा सुटेबल है, फिर उनका क्या करेंगे हम, सिलेक्शन टेस्ट लेंगे, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, फिर पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे, फिर ट्रेड टेस्ट लेंगे, फिर देख रहे हो जितना भी टेस्ट आया, तो टेस्ट कहां लिया जा रहा है, सिलेक्शन के दौरान, क्योंकि एक्चुअल में तभी तो हम बता पाएंगे वो बंदा उस काम के लिए जो है वो फिट है या नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक एक को पढ़ सकते हो भाई। इंटेलिजेंस टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो आपके इंटेलिजेंस को मेजर करता है कि एक बंदा कितने इंटेलिजेंटली सोच पा रहा है, क्लियर। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या आपकी पोटेंशियल, नई लर्निंग को, मैंने बताया था उस समय भी, एप्टीट्यूड में नई लर्निंग को कैसे सीख पाए उसका टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट के मतलब भाई उसके अंदर इमोशन है या नहीं है, मोरालिटी है या नहीं है, या फिर सिर्फ वो तंदूर पर पका हुआ इंसान है कि उसको कुछ किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से उसका काम करने का तरीका अलग होगा। ट्रेड टेस्ट क्या होगा, मेजर्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज, याद रखना ये मैंने क्या बोला, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज का टेस्ट होता है। और आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो न्यू स्किल, यहां लिख देना लर्निंग, न्यू स्किल्स यहाँ पे लिखा हुआ, न्यू स्किल्स, देख रहे हो। फिर आगे इंटरेस्ट टेस्ट में क्या, नो द पैटर्न ऑफ द इंटरेस्ट, कि एक किस तरीके का पैटर्न में वो काम करना चाह रहा है, या क्या इंटरेस्ट है उस, क्या उस सच में उस बंदे को उस काम में इंटरेस्ट है जिसके लिए हम उसको सिलेक्शन करने वाले हैं, कि बस उसने भर दिया सिर्फ फॉर्म, ठीक है।
क्या सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ ऐसा तो नहीं आ रहा है? अगर मान लो कोई टीचर यहाँ रिक्रूट होकर आ रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है कि मेरे को पैसा मिलेगा, सिर्फ मेरे को पैसा मिलेगा, मैं इसीलिए पढ़ाऊंगा, तो क्या वो आगे चलकर बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है? चांस ही नहीं, चांस ही नहीं है। क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं ये 1 घंटा आधा घंटा कैसे पढ़ा के सैलरी लूं, जैसे स्कूल में होते हैं आजकल बहुत सारे, क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें। ठीक है, चलो, तो वही समझ में नहीं आता ये सब टेस्ट क्यों नहीं होता भाई सरकारी एग्जाम में? होना चाहिए, वैसे होता है। एम्प्लॉय, हाँ, तो ये सब बहुत सारे हैं, सिलेक्शन डिसीजंस वगैरह लिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू तो होगा ना, उसके बाद आपका रेफरेंस चेक होगा, कहां से क्या बैकग्राउंड है भाई, उसके बाद आपको सिलेक्शन डिसीजन दिया जाएगा। जॉब ऑफर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, देख रहे हो, तो 8 है टोटल। उसके एक्सप्लेन क्या बोला गया, फॉलोइंग क्या बोला गया, वेस्टिबुल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या बोला, वेस्टिबुल का मतलब मैंने क्या बोला कि इन अ व्यू ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉयज एज अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर। हमने बताया ना कि कोई एम्प्लॉयज आता है, उसको अगर अलग से कहीं ना कहीं उसको ट्रेन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा ट्रेनिंग बोलेंगे, वेस्टिबुल बोलेंगे। मतलब एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द रियल, मतलब यहाँ कंपनी है, अब यहाँ एक अलग सा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ जहां पर सारी मशीन वगैरह लगी हुई है। जैसे मान लो कि आपका जो, अगर आपने 9th-10th में अगर साइंस होगा आपके पास, तो आपको कहाँ कहाँ ले जाया जाता था, लैब वगैरह, ताकि आपको ट्रेन किया सके। तो वो एक अलग तरीके का लैब, एक्चुअली पूरा लैब नहीं है ना, वो एक तरीके का अलग से आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो वो आप एम्प्लॉयज नहीं हो जो आपको वेस्टिबुल ट्रेनिंग, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या होता है, ट्रेनिंग प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस। अप्रेंटिसशिप हमेशा एक, मैंने क्या बोला, अप्रेंटिसशिप आया था ना वहां पर, जहां पर वो क्या कर रहा था, नलका को ठीक कर रहा था, तो वहां पर क्या है, एक एक्सपीरियंस बंदा सामने है, बोला भाई काम करो, मैंने जो ट्रेनिंग दिया काम करो, तो वो एक तरीके से सिखा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के चल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो आप देख सकते हैं, 4 मार्क्स के। ठीक है, इंटर्नशिप, इंडक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन का क्या है। ठीक है, ये सब सारे मैंने लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसके बाद ये आंसर है इसके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसके आंसर्स है। एक हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चंस, क्वालिटी वाला छोड़ो, ये वाला भी 6 नंबर देखो। यहां पर क्या बोला, प्रतीक हैज स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। प्रतीक ने क्या करा भाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। 6 नंबर के क्वेश्चन याद रखना। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग। अच्छा, स्टेप पूछा है, ऐसे समझ, ऐसे बोलना है अपने आप को। फिर एक पेंसिल उठाना है, पेंसिल अगर नहीं होगा, ठीक है, तो अपने आप पर शर्म कीजिएगा कि मैंने पेंसिल क्यों नहीं लाया। ठीक है, पेंसिल ले जाना है। तो आपको पहले, सबसे पहले क्या है यार, यहाँ ये पूछा हुआ जो प्रतीक ने अप्लाई करा, ये स्टेप लिया है। दूसरा, नेम द कॉन्सेप्ट दैट रिलेट टू द डिटेल्स अबाउट द वैकेंसीज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो कौन सा एक तरीके से क्या, कौन से कॉन्सेप्ट या कौन से वैकेंसी के बारे में ये बात कर रहा है, ये चीजें। 2 क्वेश्चन हमें दिमाग में थोड़ा बहुत घूमने लगा, अब देखते हैं। प्रतीक ने क्या करा भाई, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो खोलने की कोशिश करी। ठीक है, गुड़गांव में। One of the page of his company's website contains the following information. Welcome to all the visitors of the page who are looking for an opportunity to make a career in the field of advertising. मतलब एक वेबसाइट था उसका, वेबसाइट में एक पेज था जहां पर करियर के बारे में, कि अगर उसके साथ कोई जुड़ना चाहता हो तो वो कैसे वहां पर अप्लाई कर सकता है। The opening are available in the company at a various. The openings are available in the companies at a various level. So don't miss the chance. And this page includes the link to provide a few further details about a vacancy available in the terms of desired qualification, experience. मतलब एक उसमें लिंक था, लिंक खोलने के बाद वो सारी चीजें कि कौन कौन से वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें एक तरीके एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। Though a continuous assessment of the number and types of human resource necessary for the performance of various jobs are accomplished and the organizational objectives and in the relation to the number of types of available, he gets the information on this page updated and what is the context. मतलब यहाँ पर लास्ट वाला लाइन क्या बोला कि थ्रू अ कंटिन्यूअस असेसमेंट, जैसे जैसे असेसमेंट किया गया, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो नेसेसरी था फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ, जो भी उसका एडवर्टाइजिंग कंपनी में जरूरत है, accomplished या accomplishment the organizational objective, जो उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता हो,
तो एक तरीके से यहाँ पर क्या बोला गया भाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग। कौन सा लिया भाई स्टेप्स, बताओ। वो जो वेबसाइट पर किया है, सबसे पहले क्या किया है वो, मैन पावर एस्टिमेट करिए। कहां पर लिखा हुआ है भाई एस्टिमेटिंग के बारे में? वेलकम टू द विजिटर्स ऑफ द कंटेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि उनको एक मैन पावर की जरूरत है भाई जो उस फील्ड में काम कर सके। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर। उसके बाद उसको रिक्रूट किया गया भाई, लिंक के थ्रू जाइए वहां अपने दीजिए, रिक्रूट किया जाएगा। मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि आप किस पोस्ट के लिए अपने आप को अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो अप्लाई जो करना है एक्सटर्नल लिंक के थ्रू, वो क्या है, रिक्रूटमेंट है। उसके बाद क्या है, तो 2 ही पूछा था भाई, तो 2 हमने। अब यहाँ पर 6 नंबर का है, तो इसको एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना ऐसे करके, समझ रहे हो, 6 नंबर का। दूसरा बोला गया, दूसरा क्वेश्चन क्या, नेम द कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स द डिटेल अबाउट अ वैकेंसी। कौन सा था, जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब की डिस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया गया है ना। देखो जॉब के कि भाई क्या क्या उसका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होगा, आपको क्या क्या जरूरी है, वो सब सारी चीजें एक तरीके से भरना है। कोई भी अप्लाई करेगा तो ये सब सारे फॉर्म को क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है, चलो ये वाला देख लेना भाई। वैसे एग्जाम के पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन और भी कराऊंगा। ठीक है, 33 क्वेश्चंस, फिर आपका 34th है, उसके आंसर्स दिए हुए हैं, 35 है, फिर आपको खत्म हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।